myself Ayaz Rana. Now coming to the second part of the video lecture, that is Human Eye and the Colorful World, chapter 2 from physics section NCERT book science class 10th. Now first video lecture में हमने Human Eye, इसका स्ट्रक्चर, इसकी वर्किंग, पावर ऑफ अकोमोडेशन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन ये कवर किया है। और सेकंड पार्ट जो है वीडियो लेक्चर का, इसमें हमने ग्लास प्रिज्म, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन और एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट ये पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। सो बिफोर स्टडिंग रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, हमें पहले ग्लास प्रिज्म के बारे में जानना है, ग्लास प्रिज्म क्या होता है। जैसे इस फिगर में देख लीजिए, ये एक ग्लास प्रिज्म है जिसके ये जो फेस है ट्रायंगुलर फेस, और इसके सामने एक दूसरा ट्रायंगुलर फेस है। तो दो ट्रायंगुलर फेस हो गए और तीन इसकी रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होती हैं। जैसे एक रेक्टेंगुलर सरफेस ये हो गई, एक ये हो गई, और इसी तरीके से ये एक सरफेस होगी। सो 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस एंड 2 ट्रायंगुलर फेसेस आर देयर। और इसके 6 एजेस होते हैं, 1 2 3 4 और इसी तरीके से 5 और 6। सो रेक्टेंगुलर सरफेसेस जो हैं इसकी ग्लास प्रिज्म की, इनको हम रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस बोलते हैं एंड दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। ये देख लीजिए, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दूसरी, तीसरी, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस जो है एक दूसरे को इंक्लाइन करती हैं। जैसे एक सरफेस ये और ये यहाँ पर ये इंक्लाइंड हो रही है, इसी तरीके से ये सरफेस इसके साथ इंक्लाइंड हो रही है, ये सरफेस इसके साथ इंक्लाइंड हो रही है। तो इनको रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस भी हम कहते हैं। और एंगल बिटवीन इट्स टू लेटरल सरफेसेस या रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, उन्हें हम एंगल ऑफ प्रिज्म भी कहते हैं या रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं। और रिफ्रैक्टिंग एंगल जो है प्रिज्म का, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये यहाँ पर देख लीजिए, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इनके बीच यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, दैट इज रिफ्रैक्टिंग एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म। जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं इस ग्लास प्रिज्म की, दे आर नॉट पैरेलल बट इट्स 2 ट्रायंगुलर फेसेस आर पैरेलल। तो इसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पैरेलल नहीं होती, बल्कि ये इंक्लाइंड होती हैं, और जो इसके लेटरल फेस होते हैं दे आर पैरेलल। सो लेट्स स्टडी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। सो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes through a glass prism, refraction of light occurs twice. जब एक ग्लास प्रिज्म से रे ऑफ लाइट जाएगी, वो 2 बार रिफ्रैक्ट होगी। When it enters from air to glass, तब रिफ्रैक्ट करेगी, और जब ये ग्लास प्रिज्म से एयर में आएगी तब भी रिफ्रैक्शन होगी। एमर्जेंट रे इज डेविएटेड बाय एन एंगल टू द इंसिडेंट रे। उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यानी जो एमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे के साथ अगर हम देखें तो कितना डेविएट होती है बाय एन एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। और एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं होती। इस प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, ये एक फिगर में जानने की कोशिश करते हैं। हियर ABC इज अ ग्लास प्रिज्म, और इसके AB फेस पे एक इंसिडेंट रे आ रही है। जब ये X पे स्ट्राइक करेगी तो इसको आगे निकलना चाहिए E की डायरेक्शन में, लेकिन जाएगी नहीं, बल्कि ये बेंड हो जाएगी XY की तरफ। ये रिफ्रैक्ट होगी ग्लास प्रिज्म से XY की तरफ। ये जो XY है, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। इसी तरीके से जब ये Y पे पहुंचेगी, उसके बाद ये अमर्ज होगी यहां से और Z की तरफ निकल जाएगी। ये जो YZ रे है जो ग्लास प्रिज्म से बाहर निकली, दैट इज नोन एज एमर्जेंट रे। और अगर इसको हम प्रोसीड करें तो ये इंसिडेंट रे पे इस O पॉइंट पे जाके मिलेगी। अगर हम AB फेस पे NN-X पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा करेंगे, और इसी तरीके से MM-Y पॉइंट पे AC फेस पे हम नॉर्मल ड्रा करेंगे, तो ये इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के बीच यहाँ पर एंगल I बन रहा है, दैट इज WXNXO। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसी तरीके से एमर्जेंट रे इधर नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एमर्जेंस। सो ZYM, दिस इज एंगल ऑफ एमर्जेंस। इसी तरीके से देयर इज अनदर एंगल जो एमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के साथ बना रही है। तो यहाँ पर O पॉइंट पे देख लीजिएगा, ये एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे, दे आर डेविएटेड बाय एन एंगल। इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। दिस एंगल इज कॉल्ड EOZ और ZOE। और प्रिज्म के अंदर हमेशा ये जो प्रिज्म का एंगल होता है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 60 डिग्री। और ग्लास प्रिज्म के अंदर हमेशा एंगल
I प्लस एंगल E इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल D, यानी जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और जितना एंगल ऑफ एमरजेंस होता है, इन दोनों का सम किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन के। सो ये जितना मैंने एक्सप्लेन किया है, दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस स्लाइड आल्सो। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। एक ग्लास प्रिज्म से एक व्हाइट लाइट जब डिस्पर्स होगी तो क्या होगा? सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट is passed through a glass prism, it splits to form a band of 7 colors on a white screen. जब एक ग्लास प्रिज्म से एक सफेद रोशनी गुजरेगी, वो स्प्लिट होगी 7 कलर्स के अंदर, वो एक बैंड ऑफ 7 कलर्स बनाएगा व्हाइट स्क्रीन के ऊपर। उस बैंड ऑफ 7 कलर्स को हम स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट भी कहते हैं। और इस फिनोमेना को, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into 7 colors on passing through a transparent medium like glass prism, इसको बोलेंगे हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी। और जो 7 रंग का स्पेक्ट्रम बनता है व्हाइट लाइट का ऑन पासिंग थ्रू ग्लास प्रिज्म, एक सफेद शीट के ऊपर, वो 7 रंग जो बनते हैं, दे आर इन ऑर्डर ऑफ देयर सीक्वेंस: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब इन 7 कलर्स को, जो एक स्पेक्ट्रम के 7 कलर्स हैं, दे आर डेनोटेड बाय अ वर्ड हैविंग डिफरेंट अल्फाबेट्स, दैट इज विबगायर। तो इस विबगायर के अंदर इन अल्फाबेट्स को हमने कलर के हिसाब से यहाँ बताया है: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। नाउ dispersion of white light occurs because colors of white light travel at different speeds on passing through glass prism। यानी डिस्पर्शन व्हाइट लाइट की क्यों होती है? जब व्हाइट लाइट ग्लास प्रिज्म से जाएगी तो जो स्पीड है डिफरेंट कलर्स की, वो डिफरेंट होती है, तो दैट इज व्हाई स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड। तो जब डिफरेंट कलर्स ग्लास प्रिज्म से जब ट्रेवल करेंगे, उनकी डिफरेंट स्पीड होगी, दे आर डेविएटेड बाय डिफरेंट एंगल्स ऑन पासिंग थ्रू ग्लास प्रिज्म। कुछ कलर जो है वो ज्यादा बेंट होंगे, कुछ लेस बेंट होंगे। और रेड कलर जो है, इसकी क्योंकि मैक्सिमम स्पीड होती है, जब ये ग्लास प्रिज्म से गुजरेगा तो ये डेविएट होगा लीस्ट एंड इट फॉर्म्स द अपर पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। और इसी तरीके से जो वायलेट कलर है, इसकी मिनिमम स्पीड होती है, और जब ये ग्लास प्रिज्म से गुजरेगा ये डेविएट होगा, ये बेंड होगा मैक्सिमम, देयरफॉर इट फॉर्म्स द बॉटम ऑफ द स्पेक्ट्रम। अब जो कलर्स हैं, ये जो कलर्स बनेंगे स्पेक्ट्रम के, दे डिफर इन देयर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी बट डिक्रीजिंग वेवलेंथ। ये कलर की वेवलेंथ ज्यादा है तो वो टॉप पे आएगा, उसके बाद दूसरा कलर, तीसरा कलर, और इस तरीके से जो वायलेट कलर है इसकी वेवलेंथ सबसे कम है। और दीज कलर आल्सो डिफर बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। वायलेट की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है और रेड की सबसे लो फ्रीक्वेंसी है। रेनबो इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट इन नेचर। और सनलाइट गेट्स डिस्पर्स्ड ऑन पासिंग थ्रू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन एयर ड्यूरिंग और आफ्टर रेन शॉवर। यानी बारिश के बाद या बारिश के दौरान हवा के अंदर पानी के ड्रॉप्स लटकते रहते हैं। जब सूरज की रोशनी उन ड्रॉप्स से गुजरती है तो डिस्पर्स हो जाती है 7 कलर्स के अंदर, तो डिस्पर्शन होती है वहां पर। ये आगे भी हम पढ़ेंगे, हाउ रेनबो इज फॉर्म। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। सो डिस्पर्शन ऑफ लाइट को हम इस फिगर में जानने की कोशिश करते हैं। जब एक ग्लास प्रिज्म से एक बीम ऑफ व्हाइट लाइट गुजरेगी, इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स और एक स्पेक्ट्रम यहाँ पर बनेगा, दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये स्पेक्ट्रम के 7 कलर्स होंगे। और इस स्पेक्ट्रम में रेड कलर जो है ये टॉप पे होगा और वायलेट कलर जो है स्पेक्ट्रम का बेस बनाएगा। रेड कलर जो है ये लीस्ट डेविएट होगा बिकॉज इसकी वेवलेंथ ज्यादा है। वायलेट कलर ज्यादा बैंड होगा, इसकी वेवलेंथ सबसे कम है। और ये जो कलर हैं एक दूसरे के साथ ये डिफर करेंगे इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग वेवलेंथ एंड इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर रेड कलर की जो वेवलेंथ है ज्यादा है, इस तरीके से जब हम नीचे जाएंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी। और फ्रीक्वेंसी जो है, अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज होती है। रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है और वायलेट की जो है सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास recombination of 7 colors of white light to produce white light। जब अभी हमने देखा कि एक बीम ऑफ लाइट जब एक ग्लास प्रिज्म से गुजरेगी वो स्प्लिट हो जाएगी 7 कंपोनेंट कलर्स के अंदर। और अगर हम एक सेकंड आइडेंटिकल प्रिज्म को हम रखेंगे इन्वर्टेड पोजीशन पे विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट प्रिज्म, तो जितने भी 7 कलर्स हैं वो रिकंबाइन होंगे और एक व्हाइट लाइट बनाएंगे। जैसे इस फिगर में देखिएगा, जब एक व्हाइट लाइट प्रिज्म से गुजरेगी तो वो 7 कलर्स में चेंज हो जाएगी, एक स्पेक्ट्रम बनेगा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड रेड। और अगर हम इसके रास्ते में, इसके पाथ में
हम इस स्पेक्ट्रम के आगे एक आइडेंटिकल प्रिज्म रिवर्स डायरेक्शन में रखेंगे, उल्टा रखेंगे, और ये जो 7 कलर जब प्रिज्म से जाएंगे और ये रिकम्बाइन होके व्हाइट लाइट जनरेट करेंगे। दिस इज हाउ रिकम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट टू प्रोड्यूस व्हाइट लाइट। इस तरीके से ये 7 कलर्स जो हैं ये रिकम्बाइन होते हैं और ये व्हाइट लाइट जनरेट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो रेनबो पढ़ने से पहले यहाँ पर एक पिक्चर मैंने स्क्रीन पर रखी है, इसको आप देख लीजिएगा, और एक पिक्चर ये है। सो यहाँ से आपको आइडिया होगा कि रेनबो जो है ये किस शेप में होती है और इसके कलर्स कितने होते हैं। अब हम चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेनबो के ऊपर। रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो हम स्काई में देखते हैं या एटमॉस्फेयर के अंदर देखते हैं ड्यूरिंग और आफ्टर अ रेन शॉवर। बारिश के दौरान या बारिश के बाद एटमॉस्फेयर के अंदर या स्काई में हम ये एक रेनबो देखते हैं। रेनबो बेसिकली इट इज अ कंसेंट्रिक आर्क इन द स्काई when sun rays fall on the raindrops during or after a rain shower। जैसे पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि बारिश के बाद फजा के अंदर पानी के ड्रॉप्स जो हैं वो लटकते रहते हैं। जब सूरज की रोशनी उनसे गुजरती है तो हम एक कंसेंट्रिक आर्क जो है रेनबो की देखते हैं, हैविंग 7 कलर्स। तो हमेशा जो रेनबो है ये बनती कब है? आफ्टर और ड्यूरिंग द रेन शॉवर, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन। सूरज की अपोजिट डायरेक्शन में एटमॉस्फेयर के अंदर हम ये फॉर्मेशन ऑफ रेनबो देखते हैं। तो वाटर ड्रॉपलेट्स बारिश के बाद हवा के अंदर लटकते रहते हैं। हर एक ड्रॉप जो है वाटर का दैट एक्ट्स लाइक ए स्मॉल प्रिज्म, एक प्रिज्म का काम करेगा। और जब व्हाइट लाइट एंटर करेगी एयर से इन रेन ड्रॉप्स के अंदर और वो रिफ्लेक्ट होगी, डिस्पर्स होगी, और इस तरीके से एक स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स बनेगा। एंड दीज 7 कलर्स आर डेविएटेड थ्रू डिफरेंट एंगल्स। और स्पेक्ट्रम जो बनेगा इनसाइड द रेन ड्रॉप उसकी फर्दर इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, और इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद फाइनली वो कलर फिर रिफ्लेक्ट करेंगे, और वो कलर जो है रिफ्लेक्शन के बाद व्हाइट लाइट के जो है 7 कलर्स जो है वो रिफ्लेक्ट होके बाहर आएंगे। और इस तरीके से रेन ड्रॉप से बाहर आने के बाद वो एटमॉस्फेयर के अंदर हमें एक स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स दिखेगा एंड इन द फॉर्म ऑफ ए रेनबो। सो दिस इज हाउ रेनबो इज फॉर्म्ड। और उस रेनबो के अंदर रेड कलर जो है वो टॉप ऑफ द रेनबो बनाएगा, और जो वायलेट कलर है दैट इज एट द बॉटम ऑफ द रेनबो। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो को हम इस फिगर में जानने की कोशिश करेंगे। सो हियर इज द सन और हियर इज द रेन ड्रॉप। ये रेन ड्रॉप बारिश के बाद फजा के अंदर लटकते रहते हैं, और जब सूरज की रोशनी इन रेन ड्रॉप से गुजरेगी तो हर एक रेन ड्रॉप एक प्रिज्म का काम करेगा। जब ये व्हाइट लाइट इस प्रिज्म से गुजरेगी तो यहाँ पर क्या होगा? इसकी रिफ्लेक्शन होगी। रिफ्लेक्शन के बाद डिस्पर्शन होगी, यानी ये अंदर 7 कलर्स में तब्दील हो जाएंगे। व्हाइट लाइट जो है इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स। अब ये 7 कलर्स बाहर नहीं निकलेंगे, बट इनकी इस पॉइंट पे आके ये इनकी फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, ये रिफ्लेक्ट होंगे और इस दिशा में चले जाएंगे। अब यहाँ से फर्दर इनकी रिफ्लेक्शन होगी और कलर्स जो है बाहर आएंगे। इस तरीके से रेड कलर जो है ऊपर होगा और वायलेट कलर नीचे होगा। तो इस तरीके से जो है हम रेनबो के 7 कलर जो है वो जमीन से हम देखते हैं। ऑब्जर्वर को जमीन से ये 7 रंग जो है इस तरीके से मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होती है? पहले रिफ्लेक्शन क्या होती है? रिफ्लेक्शन जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से ट्रेवल करेगी, दूसरे मीडियम में जाएगी, तो वो बेंड होगी, वो रिफ्लेक्ट होगी। ये जो रिफ्रैक्शन है ये कब होता है? जब 2 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा। मान लो 2 मीडियम है, एक डेंसर मीडियम है, एक रेयरर मीडियम है। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। जब एक रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में आएगी या रेयरर से डेंसर में जाएगी तो उस वक्त क्या होगा? बेंडिंग ऑफ लाइट होगा, उस वक्त रिफ्रैक्शन होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटमॉस्फेयर का डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। जब एयर हॉट होगी, लेस डेंस होगी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस होगा। जब एयर कोल्ड होगी, मोर डेंस होगी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। सो दस वी कैन से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है इट इज बेसिकली ड्यू टू ग्रेजुअल चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। नाउ वेरियस फिनोमेना व्हिच आर एसोसिएटेड विद एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बहुत सारे ऐसे फिनोमेना है नेचर के अंदर जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के साथ जुड़े हैं। उसमें पहला है अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो ये आगे हम पढ़ेंगे। सो अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स, या हम कह सकते हैं व्हाई डज द स्टार अपीयर स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। जब हम स्टार्स को विजुअलाइज करते हैं जमीन से
तो वो हमें एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली इट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लेट्स स्टडी है। तो लाइट फ्रॉम द स्टार अंडरगोज कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन एज इट इंटर्स थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट लेयर्स हैं, और जब लाइट स्टार से उन लेयर से गुजरती है, एटमॉस्फेरिक लेयर से गुजरती है, तो उस वक्त क्या होता है? उसकी रिफ्लेक्शन होती रहती है। एंड as the refracted ray bends towards the normal at each layer, the stars appear at different position and appear slightly higher than their actual or apparent position. Thus we can say that apparent position of the star fluctuates and they appear slightly higher than their actual position. तो इस फिगर में देखिएगा, ये कोई ऑब्जर्वर है जो स्टार को ऑब्जर्व कर रहा है। सो हियर इज द रियल पोजीशन ऑफ द स्टार, एक्चुअल पोजीशन ऑफ द स्टार। तो जब ये स्टार से रे ऑफ लाइट गुजरेगी थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, सो कंटिन्यूसली ये डिफरेंट लेयर्स से रेयरर से डेंसर, या डेंसर से रेयरर ये बेंड होती जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब एक ऑब्जर्वर इसको अर्थ से देखेगा, जमीन से देखेगा, तो वो इसको स्लाइटली हायर देखेगा। तो हम कह सकते हैं कि अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार जो है, इट डिपेंड्स अपॉन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू एटमॉस्फेयर। यहां पर देख लीजिएगा, हियर इज द ऑब्जर्वर ऑब्जर्विंग द स्टार हियर, और ये एक्चुअल पोजीशन है स्टार की। तो रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है, जब डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर से गुजरेगी तो ये कंटिन्यूसली बेंड होती जाएगी, रिफ्लेक्शन होती जाएगी, और इस तरीके से हमारी जो लाइन ऑफ साइट है, ये हम स्टार को थोड़ा सा ऊपर देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, हाउ स्टार्स ट्विंकल। तो जितने भी स्टार्स हैं जो हम देखते हैं, दे आर बेसिकली कंसिडर्ड एज point like sources of light. When the light from the star enter the atmosphere, it has to pass through denser and rarer mediums, hence undergoing refraction continuously. जब स्टार से लाइट डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर में आएगी, तो कंटिन्यूसली उसकी रिफ्लेक्शन होती जाएगी डेंसर से रेयरर मीडियम के अंदर, कंटिन्यूसली रिफ्लेक्ट करती जाएगी, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार्स वो चेंज होती जाएगी कंटिन्यूसली, जो पीछे भी हम बता चुके हैं। तो इस तरीके से स्टार लाइट जो है, जो हमारी आंखों में जमीन पर पड़ेगी, वो कभी इंक्रीज होगी, कभी डिक्रीज होगी कंटिन्यूसली ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, एंड इट सीम्स दैट स्टार्स आर ट्विंकलिंग। एक्चुअल दे डोंट ट्विंकल, बट इट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो ट्विंकल करते हुए हमें दिखते हैं, जगमगाते हुए दिखते हैं। सो इस फिगर में देखिएगा, ये स्टार से लाइट आ रही है, तो दे आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। जब ये लाइट जो है स्टार से जमीन पर आएगी, तो इसकी कंटिन्यूसली रिफ्लेक्शन होती रहेगी डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो इस तरीके से, या रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो इस तरीके से जो है स्टार की पोजीशन चेंज होती हुई हमें दिखती है, और कभी वो ग्लो करते हुए दिखते हैं, कभी उनकी लाइट डिप, कभी ज्यादा, तो इस तरीके से स्टार जो है वो ट्विंकल करते हैं। या यहाँ नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। The sun is visible to us about 2 minutes before the actual sunrise and about 2 minutes after the actual sunset because of atmospheric refraction. तो सूरज जो है हमें सनराइज होने से पहले, राइज करने से पहले 2 मिनट पहले हमें दिखता है, और जब सनसेट होता है, जब सूरज गुरूब होता है, और गुरूब होने के 2 मिनट के बाद भी हमें सूरज जो है वो दिखता है। इट इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। यहां भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का रोल है। बिफोर सनराइज सन इज बिलो द हॉरिजन। जब सूरज जो है राइज करेगा, जब सूरज तुलू होगा, तो सन उस वक्त हॉरिजन से नीचे होता है, और सन रेज जो है उसकी निकलती हैं फ्रॉम मोर डेंस एयर टुवर्ड्स द लेस डेंस एयर। तो उस वक्त क्या होता है, दिस कॉजेज द सन रेज टू रिफ्लेक्ट। सन रेज क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, एंड दे अपीयर टू कम अबव द हॉरिजन, और ये हॉरिजन से ऊपर आती हुई दिखती हैं। आवर आईज सी द सन रेज एज अ स्ट्रेट लाइन एंड इट अपीयर्स टू अस। ऐसा हमें लगेगा कि सन जो है हैज राइजन, बट उस वक्त सूरज जो है वो तुलू नहीं हुआ होता है, वो अपने हॉरिजन से नीचे होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हमें 2 मिनट पहले ऊपर दिखता है। इसी तरीके से जब सन सेट हो जाता है, जब सूरज ग्रूब हो जाता है, एंड वो अपने हॉरिजन से बिल्कुल नीचे गया होता है, उस वक्त जो उसकी रेज आती है कमिंग फ्रॉम द मोर डेंस एयर टुवर्ड्स द लेस डेंस एयर, एंड दिस कॉजेज द सन रेज टू रिफ्लेक्ट एंड अपीयर टू कम अबव द हॉरिजन। और ये सन रेज रिफ्लेक्शन के बाद वो हॉरिजन से ऊपर आती हुई दिखती हैं, एंड आवर आईज सी द सन रेज एज अ स्ट्रेट लाइन एंड इट अपीयर्स टू अस दैट सन हैज नॉट येट सेट। लेकिन वो सूरज ग्रूब हो चुका होता है, लेकिन उस वक्त 2 मिनट तक हमें लगता है कि सूरज अभी ग्रूब
नहीं हुआ, लेकिन 2 मिनट तक सूरज जो है ग्रुप होने के बाद भी हमें दिखता है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इस एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट को इस फिगर में जानने की कोशिश करते हैं। ये कोई ऑब्जर्वर है अर्थ के ऊपर, जमीन के ऊपर, जो सन को ऑब्जर्व कर रहा है, सनराइज को और सनसेट को, और दिस इज द हॉरिजन। और ये सन जो है अभी रियल पोजीशन है, अभी सनराइज नहीं हुआ, अब सूरज तुलू नहीं हुआ, और यहां से इसकी रोशनी जब आएगी एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर से गुजरेगी तो कंटिन्यूसली रिफ्लेक्ट होगी, और जो ऑब्जर्वर है वो जमीन से इन सन से आती हुई रेज को स्ट्रेट लाइन में देखेगा यहाँ पर। तो सूरज अभी यानी सनराइज नहीं हुआ, लेकिन 2 मिनट पहले जो है हॉरिजन से ऊपर नहीं आया, लेकिन 2 मिनट पहले इसको हम देखेंगे बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी तरीके से जब सनसेट हो जाता है, सूरज ग्रुप हो जाता है, लेकिन 2 मिनट तक उसको हम देख सकते हैं आफ्टर सनसेट, तो बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वही रेज ऑफ लाइट जो है इससे एटमॉस्फेयर से जब आएंगी उसकी रिफ्लेक्शन होगी, और जो ऑब्जर्वर यहाँ पर है इन सन रेज को स्ट्रेट ऐसे देखेगा, और सन की जो अपरेंट पोजीशन हमें यहाँ नजर आएगी। सो दिस इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन दैट हम जो सनराइज है उसको एडवांस देखते हैं, और जब सन सेट हो जाता है उस वक्त भी हम 2 मिनट तक सन को देख सकते हैं, जबकि सन जो है वो ग्रुप हो चुका होता है, डूब चुका होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? The phenomena in which a part of the incident light on passing through region of small particles dispersed in different direction is called scattering of white light. जब छोटे छोटे पार्टिकल्स रे ऑफ लाइट को डिस्पर्स करेंगे इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो उस फिनोमेना को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। और जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जो अपनी हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। Now our atmosphere contains several particles, एयर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हो सकते हैं, डस्ट है, स्मोक है। जब सनलाइट इन एटमॉस्फेयर से गुजरेगी तो पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय दीज पार्टिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जब एक बीम ऑफ लाइट, एक कोलाइडल सॉल्यूशन हम अगर लेंगे एक बीकर के अंदर, और जब हम बीम ऑफ लाइट एक साइड से पास करेंगे तो पाथ ऑफ द लाइट विजिबल होगा उस कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर। दैट इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। इसको हम टिंडाल इफेक्ट का नाम भी देते हैं, और इस फिगर्स में देख लीजिएगा, दिस इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हम फॉरेस्ट एरियाज में भी अक्सर लाइट का पाथ देखते हैं, या घर में भी कभी विंडो से रोशनी अंदर आती हुई दिखती है, उसका पाथ हम देखते हैं, बिकॉज इसके रास्ते में जो एयर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वो लाइट को स्कैटर करते हैं। तो इस तरीके से स्कैटरिंग के बाद ये हमें ये पाथ जो है इसका नजर आता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, या यहाँ पर भी जब हम लाइट फेंकेंगे यहाँ पर, तो वहां पर एक सॉल्यूशन के अंदर हमें वो पार्टिकल्स जो होंगे वो लाइट को स्कैटर करेंगे और एक लाइट का पाथ हमें दिखेगा। इट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम टिंडाल इफेक्ट भी कह सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। अब यहाँ पर ये जो फोटोग्राफ में मैं आपको समझा रहा हूँ, ये कलर जो है सन का रेडिश नजर आ रहा है, एंड ये सनसेट हो रहा है। जब सनराइज होता है, सनसेट होता है, और उसका रेडिश कलर होता है। तो इसलिए पहले एक्सप्लेन करने से पहले एक फोटोग्राफ आप देख लीजिएगा। तो एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, व्हेन द सन इज नियर द हॉरिजन, जब सनराइज होता है या जब सनसेट होता है तो उस वक्त सन हॉरिजन के पास होता है, और सनलाइट जो सन से आ रही होती है, इट हैज टू ट्रेवल अ ग्रेटर डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर टू रीच अस। हम तक सूरज से जो रोशनी पहुंचती है उसको ज्यादा फासला कवर करना पड़ता है, ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। एंड ड्यूरिंग दिस most of the shorter wavelengths of the light are scattered away from our line of sight by the particles of the air। और जो लाइट हम तक पहुंचती है that consists of red light and longer wavelengths because of which sun appears red, and thus at sunrise and sunset sun जो है वो हमें reddish color का दिखता है। color of the sun rise and sunset हम इस फिगर में जानने की कोशिश करते हैं। ये एटमॉस्फेयर है, ये जमीन पर कोई ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है सन की लाइट को, और यहाँ पर ये हॉरिजन है और सन इज नियर द हॉरिजन। और जब सूरज तुलू होता है, सनराइज होता है, या जब सन सेट होता है, सन इज नियर द हॉरिजन, उस वक्त ये रेड क्यों नजर आता है। अब यहाँ पर हम इस फिगर में जानने की कोशिश करते हैं कि ये सन जो है नियर द हॉरिजन है, उस वक्त सन की लाइट में जो लाइट ऑफ स्मॉलर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ, वो डिस्पर्स हो जाती है, स्कैटर हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर।
और जो रेड लाइट होती है और लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, उनको ज्यादा फासला कवर करना पड़ता है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं और ऑब्जर्वर तक पहुंचती हैं, और इस तरीके से ऑब्जर्वर जो है वो सन का रेड कलर देखता है at the time of sunrise and at the time of sunset. So next is blue color of the sky. Why sky appears blue? तो ये देख लीजिएगा इस पिक्चर में, इस फोटो में, blue color of the sky. Why there is blue color of the sky? So blue color of the sky, when the light from the sun enters the earth atmosphere, it gets scattered away due to atmospheric particles. एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जब सूरज की रोशनी अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचती है तो वो जो व्हाइट लाइट है वो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स उनको स्कैटर कर देते हैं। ब्लू कलर चूंकि इसकी मिनिमम वेवलेंथ है, देयरफॉर ये बाकी कलर से ज्यादा स्कैटर हो जाता है, तो इस तरीके से स्काई जो हमें ब्लू दिखता है। अगर एटमॉस्फेयर अर्थ में नहीं होता तो वहां पर स्कैटरिंग नहीं होती, तो स्काई बिल्कुल डार्क दिखता। और वैसे भी स्काई जो है डार्क नजर आएगा जैसे जैसे हम हायर अल्टीट्यूड के ऊपर जाएंगे। सो अगर मेरा ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, सजेशंस दीजिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।